नमस्कार, आपके साथ हूं मैं प्रणय उपाध्याय और जी न्यूज पर कसम संविधान की में वक्त है चुनाव की चर्चा का। लोकसभा चुनाव में अब महज 119 दिन बचे हैं, जबकि राजस्थान में विधानसभा चुनाव अगले महीने की 25 तारीख को यानी 25 नवंबर को होना है। जाहिर है राजस्थान में चुनावी माहौल गर्म है, लेकिन रेगिस्तान वाले इस राजस्थान के रण में गर्मी को आज ईडी के एक्शन ने और भड़का दिया, क्योंकि आज ईडी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में समन जारी किया है और कल दिल्ली में पूछताछ के लिए बुलाया है। तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष और दिग्गज नेता गोविंद डोटासरा के ठिकानों पर भी पेपर लीक केस में ईडी ने रेड की। ये दोनों छापे भले ही राजस्थान में पड़े हों, लेकिन इससे समूचे देश की सियासत में उबाल आ गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तक ने सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। ईडी ने पश्चिम बंगाल के मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक के ठिकानों पर भी रेड की है। इससे ममता बनर्जी बौखलाई हुई हैं। अशोक गहलोत ने कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह राजस्थान की सरकार नहीं गिरा पाए, इसलिए अब ईडी और सीबीआई के जरिए दबाव डालने की कोशिश हो रही है। वहीं उनके बेटे वैभव गहलोत कह रहे हैं कि चुनाव में हार के डर से केंद्र सरकार कांग्रेस को टारगेट कर रही है। हालांकि इन सब के बीच राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर सत्यमेव जयते लिखा है और इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि जहां जहां चुनाव होते हैं, केंद्र सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग करती है और इससे मोदी सरकार को कोई फायदा नहीं होने वाला है। केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप तो लगे, लेकिन उसका पलटवार भी आया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भ्रष्टाचार में फंसी बड़ी मछलियों पर पहले कार्रवाई नहीं होती थी, अब कार्रवाई तो हो रही है। कांग्रेस इसी से परेशान है। कुल मिलाकर चुनाव से ठीक पहले ईडी पर तनाव है। सवाल यह है कि वाकई भ्रष्टाचार पर वार हो रहा है या फिर जांच एजेंसियों को लेकर विपक्ष के आरोपों में कोई दम है। सवाल यह भी खड़ा है कि अगर कोई भ्रष्ट नहीं है तो फिर उसे जांच एजेंसियों से कष्ट क्यों है। सवाल यह भी खड़ा होता है कि जहां जहां चुनाव होता है वहां पर जांच एजेंसियों को लेकर ये तनाव और बवाल और सवाल क्यों खड़े हो जाते हैं। करेंगे इस पर विस्तार से चर्चा, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। 12-13 साल बाद फिर इन बातों को लेकर ईडी वापस आया है, तो प्रदेश की जनता समझती है कि क्यों चुनाव में जब आचार संहिता हो गई तभी इनको याद क्यों आ रही। इस प्रकरण से जुड़ी हुई बड़ी मछलियों पर ईडी ने कार्रवाई करना प्रारंभ किया है, तब निश्चित ही सरकार में बैठे हुए लोगों को अपनी धरातल हिलता हुआ प्रतीत होता है। कांग्रेस पार्टी उसके नेता कोई घबराने वाला नहीं है, चाहे वो कितना ही ईडी का दुरुपयोग करे। मिस्टर गहलोत, आपने जो किया है, इतना ब्रह्मांड भ्रष्टाचार करने के बाद और इतने 70 लाख से ज़्यादा जो लोग अप्लाई करते हैं उसमें 19 लाख लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट हुआ है। इलेक्शन की पूर्व संध्या पर इस प्रकार की कार्रवाई होना, इसकी मैं भर्त्सना करता हूं, इसकी मैं निंदा करता हूं कि ये जो किया गया है ये पूर्ण तरह पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। 4.5 साल भ्रष्टाचार किया गया और इसीलिए आज विक्टिमहुड कार्ड नहीं, अशोक गहलोत जी को तो जवाबदेही देनी चाहिए। हार को लेकर भारतीय जनता पार्टी इतनी आश्वस्त है कि तुरंत ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई को राजस्थान में छोड़ दिया। यह जो कार्रवाई हो रही है, अपने जो भी इनपुट होगा उसके आधार पे सब स्वतंत्र एजेंसीज हैं अपना कार्रवाई कर रही हैं। अब ये जो चाहे वो करें, मतदाता सब देख रहे हैं। ईडी से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की सरकार इतनी क्यों घबरा जाती है और ईडी को आना क्यों पड़ा? जब इलेक्शन होगा तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस नेताओं के ऊपर ईडी की कार्रवाई होगी। क्या हुआ है देश में? कोई आदमी कुछ नहीं बोल सकता है। किसी को बोलने का मौका है तो उनको जाके ईडी रेड करा देता है। तो सवाल भ्रष्टाचार का है, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई का है, लेकिन इस मामले को लेकर सियासी बवाल है। सवाल गंभीर है क्योंकि मामला चुनावी राज्यों और चुनावी राज्यों की सियासत से जुड़ा हुआ है।
इसी सवाल पर चर्चा करने के लिए एक बड़ा और खास पैनल मेरे साथ मौजूद हैं। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला हमारे साथ हैं, साथ ही प्रदीप भाटी प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, अतुल लोंडे पाटिल प्रवक्ता कांग्रेस के हैं और साथ ही ए.के. वाजपेयी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता हैं हमारे साथ मौजूद हैं। सभी का बहुत स्वागत है। और चूंकि मामला बहुत गंभीर है, मैं सबसे पहले आप सबसे यही कहूंगा कि सियासत के साथ साथ जनता के सामने भी इस पूरे मामले के ऊपर स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए, इसलिए हम स्पष्टता से बात करेंगे और सलीके से बात करेंगे। पहला सवाल मैं इसी चीज पर पूछना चाहता हूं, चूंकि मामला राजस्थान से आज शुरू हुआ, मैं अतुल लोंडे साहब आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरीके से राजस्थान के अंदर नोटिस आज दिया गया, आपने बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए हैं इस पूरे मामले को लेकर, यानी कांग्रेस पार्टी ने लगाए हैं, लेकिन कोई पहला मामला तो नहीं है। अगर कोई जांच एजेंसी जांच कर रही है और ईडी पुरानी एजेंसी 1956 में बनी थी एजेंसी और उसके बाद से लगातार कई मामलों में जांच करती रही है, जांच पर इतने सवाल और इतने बवाल क्यों? एक तो ईडी 1956 में नहीं बनी है, ईडी 2005 में बनी है, 2002 में पीएमएलए एक्ट पास हुआ था, तो ठीक है, ये करेक्शन है। लेकिन सवाल जो है वो टाइमिंग पर है। सवाल जो है वो ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई और बाकी जो संवैधानिक संस्था है उसके राजनीतिक इस्तेमाल का है। देखिए, भ्रष्टाचार पे अगर चोट पहुंचानी है तो कार्य कैसा होना चाहिए? तो देखिए प्रणय जी, गुजरात में 21 पेपर लीक हुए, महाराष्ट्र में हुए, हरियाणा में हुए, यूपी में हुए, हर जगह हुए, लेकिन राजस्थान में कानून किया गया और उम्र कैद की सजा जो है उसमें उसका प्रावधान किया गया। यहाँ पर पुलिस ने कार्रवाई की, यहाँ तक राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर को भी अरेस्ट हुआ। 1 साल पहले की बात है, क्या 1 साल सोए थे? अतुल जी, आपकी आवाज में थोड़ा सा कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है, मैं चाहूंगा कि उसको हम ठीक कर लें, और थोड़ा सा टेक्निकल कुछ मसला है इसमें, क्योंकि आपकी आवाज थोड़ी सी कट के आ रही है। लेकिन इसी सवाल के साथ मैं जो समाजवादी पार्टी प्रवक्ता हैं, मैं उनका भी रुख करना चाहूंगा। सर, आप प्रदीप जी, इस पूरे मामले के ऊपर विपक्ष कई बार ये आरोप लगाता रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी आप लोग गए थे, यानी विपक्ष के जो दल हैं, 14 पार्टियां गई थी विपक्ष की, और उन्होंने कहा था कि ये एक कार्रवाई हो रही है जो राजनीतिक हाशिए पर लाने की कोशिश की जा रही है, राजनीतिक स्पेस को श्रिंक करने की कोशिश हो रही है और चुन चुन कर यह कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भ्रष्टाचार के मामले पर हम आम लोगों और राजनेताओं के बीच में कोई विभेद नहीं कर सकते हैं, जांच का अधिकार एजेंसियों को है, वो उनसे नहीं लिया जा सकता है, इसलिए वो पिटीशन खारिज कर दी गई थी। नमस्कार, ठीक बात है प्रणय जी। देखिए, चुनाव सर पर और ईडी विपक्ष के घर पर है, ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है, और मैं तो इसे बड़ा पॉजिटिवली लेता हूँ, क्योंकि अगर आप पहले का देखें, पहले पंजाब में भी ईडी पहुँची थी, आपको रिजल्ट पता है, कर्नाटका में भी पहुँची थी, तमिलनाडु में तो 4 दिन पहले पहुँची थी, वेस्ट बंगाल में पहुँची, इन सारे राज्यों में, और तेलंगाना हो, छत्तीसगढ़ हो, इन सब राज्यों में ईडी ने कार्रवाई करी है इलेक्शन के जस्ट पहले। ये कार्रवाई ठीक इलेक्शन से पहले होती है। मुझे मालूम है बीजेपी के हमारे भाई बोलेंगे कि ये कार्रवाई नॉर्मल कोर्स है और नॉर्मल कोर्स में होती रहती है और चल रही है, लेकिन चुनाव से 4-4 दिन पहले कार्रवाई हो, जनता इसको बाखूबी समझती है, और जनता ने इसका जवाब भी बहुत अच्छी तरीके से दिया है। मैंने अभी आपको कुछ राज्य के चुनाव गिनाए जिसमें बीजेपी का जो हर्ष हुआ, उससे उन्हें सीख लेनी चाहिए थी, लेकिन नहीं ली, कोई बात नहीं। उत्तर प्रदेश में भी इन्होंने ऐसा ही करा। उत्तर प्रदेश में भी 2022 के चुनाव से पहले कि न्यूज़ चैनल्स हों, कि न्यूज़ एजेंसीज हों, आप के कुछ यूट्यूब चैनल्स हों, और चाहे कुछ व्यापारी हों, उन पे रेड डाली गई। कुछ तो अपने व्यापारियों पे डाली, बाद में पता चला करेक्शन में बेचारों ने दूसरे के भी डाली, वो सब हुआ। लेकिन अगर आप ईडी में जो पीएमएलए एक्ट में जो अमेंडमेंट हुआ, जो अमेंडमेंट के बाद जो उसको स्पेशल पावर ईडी को दी गई, उससे ये साफ जाहिर होता है कि ये ईडी को स्पेशल पावर क्यों दी गई, क्योंकि पिछले ईडी के जो केसेस रजिस्टर हुए और लगभग 4 टाइम्स उसमें इजाफा हुआ, और 95% केसेस अपोजिशन पे लगाए गए हैं, और कन्विक्शन रेट जो है वो 0.5% है, 1% भी नहीं है।
तो ईडी क्या कर रही है? प्रदीप जी, चूंकि आप सियासी परिप्रेक्ष्य से आते हैं, संसद के अंदर जो सरकार की तरफ से जवाब दिया गया है, मैं उसका अगर जिक्र करूं तो ईडी अपने पास जो स्टैटिस्टिक्स रखती है उसके अंदर भ्रष्टाचार के मामलों का जिक्र होता है। इसके अंदर किसी व्यक्ति के राजनीतिक करियर के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। चूंकि यह मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है, जो फेमा का एक्ट है या पीएमएलए के तहत कार्रवाई हो रही है, उसमें राजनेता या किसी सामान्य व्यक्ति, कोई कारोबारी हो, उसके अंदर कोई डिस्टिंक्शन तो होता नहीं है। चलिए, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन अतुल जी, मुझे लगता है कि टेक्निकल खामी दूर हो गई है और साथ ही टेक्निकल करेक्शन भी अतुल जी मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहूंगा। दरअसल एनफोर्समेंट यूनिट इसका पहले नाम था और ये 1 मई 1956 को स्थापित हुई थी। बाद में इसको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट किया गया। तो ये एनफोर्समेंट यूनिट जो है वो पहले से इसी काम के अंदर लगी हुई थी और मनी लॉन्ड्रिंग का को लेकर प्रावधान सख्त हुए हैं, लेकिन ये देश पहले से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर चिंतित रहा है। आप अपनी बात कंप्लीट करिएगा, क्योंकि शहजाद से भी मैं प्रतिक्रिया लूंगा, क्योंकि जो कुछ सवाल आप उठा रहे हैं ये बड़े महत्वपूर्ण सवाल है। मुझे लगता है बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं तो उसका जवाब जरूर देंगे वो। देखिए प्रणय जी, आप FATF जो 1989 में बना था उसके बाद में पीएमएलए बना है और उसके अंडर ईडी काम करता है, तो मैं पीएमएलए की बात कर रहा था। खैर वो बात नहीं, बात थी टाइमिंग की और बात की राजनीतिक इस्तेमाल की। अब टाइमिंग देख लीजिए, केस तो बहुत पुराना है। इस दौरान हर राज्य में ये केसेस हुई है। बीजेपी गबन राज्य में हुई है, हरियाणा में हुई है, MP में हुआ, गुजरात में तो 21 हुआ। वहां पर ईडी कभी नहीं गई। यहाँ ईडी आई, इन्होंने इंक्वायरी की, कोई उसमें तकलीफ नहीं है। वो कोई, हम किसी से डरने वाले नहीं है। जो भी है हम सामने गए हैं और जा रहे हैं। मुझे एक बात बताइए कि ये चुनाव के समय क्यों होता है? ये DK शिव कुमार जी का यहाँ हुआ है, ये तमिलनाडु में हुआ है और ये आज राजस्थान में हुआ है चुनाव के समय पे, चुनाव के मद्देनजर, चुनाव के मुहाने पे ये चीजें होती है। पहली बात। दूसरी बात, जिस पर देश के प्रधानमंत्री आरोप करते हैं, जिस पर रेड होती है, वो बीजेपी में आने के बाद कमल छाप साबुन से धोकर साफ कैसे हो जाता है? उसके बाद उसके ऊपर इंक्वायरी क्यों नहीं होती? मैं कितने भावना गबली का उदाहरण तीसरा मैं देना चाहूंगा। इतना ग्लेयरिंग एग्जांपल है, कभी किसी देश में शायद नहीं हुआ होगा। उनके ऊपर रेड हुई, 100 करोड़ के ईडी का आरोप किया, ईडी ने आरोप किया करप्शन का, उनके ऊपर रेड हुई, वो एब्सकॉन्डिंग थी, सीधा प्रधानमंत्री के घर में आ गई शिंदे जी के शपथ के बाद। वहां उन्होंने राखी पहनाई और वो वहां पर जो है वो पाक साफ हो गई। चौथी बात, ऐसा पता चला है कुछ MLA से, विधायकों से, महाराष्ट्र के शिवसेना के जो गए हैं, ईडी ने इनवर्ड आउटवर्ड भी नहीं दिया है। चलिए, मुझे लगता है कि जो सवाल आप उठा रहे हैं, शहजाद से भी इस बारे में पूछना चाहिए। शहजाद पूनावाला हमारे साथ हैं। ये जो वॉशिंग मशीन का या डिटर्जेंट का जो आरोप लगा रहे हैं, क्या वाकई में कोई डिटर्जेंट है? लेकिन देखिए, मैं ये चीज जरूर स्पष्ट कर दूं कि एक लॉ ऑफ नेचुरल जूरिस्प्रूडेंस कहता है कि एवरीवन इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। अभी तो जांच चल रही है। जिस भी व्यक्ति के खिलाफ जांच, चाहे बीजेपी का नेता हो, कांग्रेस का नेता हो, किसी भी पार्टी का नेता हो, कोई कारोबारी हो, वो तो जांच के बाद अदालत के अंदर भी जाके प्रूव होगा कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई नहीं हुई। तो फाइनेंशियल करप्शन का मामला। पर खैर शहजाद, मैं आपका जवाब चाहूंगा। देखिए, सब लोग ये आरोप लगाते हैं और विपक्ष अक्सर इसी को मुद्दा बनाता है कि बीजेपी में जो शामिल हुआ उसके भ्रष्टाचार के मामले धुल गए और वो एकदम साफ सुथरा हो गया। प्रणय जी, आप मेरे पास 18 मिनट बाद आ रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि मुझे कम से कम 1-2 मिनट बोलने का मौका मिलेगा। मैंने जैसे उनकी बातें सुनी है बिना हस्तक्षेप के। आज क्यों 17 पेपर जब लीक होते हैं, 70 लाख युवाओं के भविष्य को अंधकार में डाला जाता है, और ये विषय कोई हमने नहीं, सचिन पायलट ने जयपुर से अजमेर पदयात्रा करके इस विषय को उठाया था। तो आज जब इस पर कार्रवाई होती है तो ये इतना क्यों बिलबिला रहे हैं? ये इसलिए बिलबिला रहे हैं और ये कह रहे हैं ना कि ये विद्वेषपूर्ण कार्रवाई है। ये है इनके विधायक इंद्राज गुज्जर। इंद्राज गुज्जर बोलते हैं कि यहाँ पर तो पेपर लीक वाले खुले घूम रहे हैं। इंद्राज गुज्जर का बयान। फिर जो सबसे चहीते ऑफिसर BL सोनी, जो DG थे एंटी करप्शन ब्यूरो के, वो कहते हैं कार्रवाई नहीं करती है सरकार, भ्रष्टाचार में जो सबसे बड़े लोग होते हैं उनको छोड़ देती है सरकार। ये BL सोनी का बयान। उसके बाद जो अभी बाबूलाल कटारा की बात की इन्होंने, बाबूलाल कटारा ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि 2 करोड़ देकर मैं RPSC का मेंबर बना, और वो RPSC का मेंबर तब बन सकता है जब गहलोत जी उस पर दस्तखत करे। तो 2 करोड़ रुपए किसे मिले, वो आज भी गिरफ्तार है। उसके अलावा आपको शायद पता होगा कि किस प्रकार से जो आज जिनके ऊपर रेड हुई है, ओम प्रकाश हुड्डा, उसके छोटे भाई जिनका नाम है हरिओम मीणा, उनके साथ एक डमी कैंडिडेट बाकायदा राजस्थान की पुलिस ने ही पकड़ा है। और जो सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है सुरेश ढाका, जिसको राजस्थान की पुलिस नहीं पकड़ पाई, ये जरा जूम कीजिए कैमरामैन, ये है उनकी पैरवी करने वाले व्यक्ति सलमान खुर्शीद। ये तस्वीर देख लीजिए। इसके अलावा जो दूसरे मास्टरमाइंड है पेपर लीक में, गोपाल केसावत,
ये राहुल गांधी के साथ दिखाई देते हैं। तो यहां पर जो भी पेपर लीक के सारे बड़े मास्टरमाइंड है उनके सीधे सीधे कांग्रेसी लिंक दिखाई देते हैं। ये देखिए मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, ऐसा कोई और राज्य में नहीं है कि जो मुख्य आरोपी और एसओजी ने मुख्य आरोपी बनाया। सुन लीजिए प्रणय जी प्लीज, बहुत सारे एंगल है। जांच एजेंसियों का मामला है, हम तो बात ये कर रहे हैं कि नहीं, एक सेकेंड हेलो प्रणय जी हेलो हाँ तस्वीरें नहीं एक सेकेंड आप शायद राजस्थान के विषयों के बारे में जानकारी आपकी कम हो सकती है। ये सुरेश ढाका अब्सकॉन्डर है। जब अब्सकॉन्डर थे तब सलमान खुर्शीद उनके पैरवी करने गए हैं, उनके साथ होटल में तस्वीर निकाली है जब उनके वकील बनकर गए हैं। ये कोई ऐसी वैसी स्पर ऑफ द मोमेंट की तस्वीर नहीं है, ये राजस्थान के सभी अखबारों में छपी हुई है। वो आज भी अब्सकॉन्डिंग है और एसओजी ने उनको अपराधी नंबर 1 बताया है। सलमान खुर्शीद उनके वकील है। ये कोई छोटी मोटी तस्वीर की बात नहीं है। और दूसरी बात, ये कहते हैं ना हम आरोप लगा रहे हैं, भरत सिंह विधायक खनन मंत्री पर आरोप लगाते हैं कि ये खनन माफिया है। इसके बाद देखिए ये दूसरे आरोप जो लगा रहे हैं, जवाहरी लाल मीणा इनके विधायक बहुत लंबी चार्जशीट लेकर आए हैं। बहुत लंबी चार्जशीट है टीकाराम जूली, क्योंकि मैं राजस्थान में लगातार काम कर रहा हूं इसलिए मैं कह रहा हूं। टीकाराम जूली पर जवाहरी लाल मीणा का आरोप कि जो तिजोरी की रखवाली करने वाला सबसे बड़ा चोर है। राम नारायण मीणा विधायक कांग्रेस के आरोप लगाते सर से पैर तक भ्रष्ट है हमारे मंत्री, ये उन्हीं के लोगों ने लगाया है आरोप। अब ये कहते ईडी पर बड़े सवाल खड़े होते। 14 पार्टी गई थी कोर्ट में, क्या निकल कर आया? और संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिलती है ईडी के मामले में, तो मुझे बता दे अतुल लोंडे पाटिल कि मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई जो है वो गलत है ईडी की, क्योंकि उन्हीं के दिल्ली के नेता कार्रवाई को सही बताते हैं। तो अपने ऊपर कार्रवाई हो तो वो गुनेगार और दूसरों पर कार्रवाई हो तो वो चमत्कार कैसे हो जाता है? और सारे जो आरोपी शहजाद, मैं तो ये कह रहा हूं कि इसके अंदर तो इसमें तो किसी भी व्यक्ति के खिलाफ, भाई देखिए कानून की नजर में और भ्रष्टाचार के मामले में तो देश का हर नागरिक बराबर है, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, चाहे सामान्य नागरिक हो। देखिए अतुल जी, बहुत लंबी चार्जशीट जो है शहजाद ने गिना दी और वो राजस्थान में है, बिल्कुल राजस्थान की जमीन। और मेरा स्पेसिफिक सवाल, मेरा स्पेसिफिक 2 सवाल ले लीजिए प्रणय जी बताइए कि क्या सुरेश ढाका जो आज की तारीख में एसओजी के द्वारा नंबर 1 अपराधी है वो अब्सकॉन्डिंग है, क्या उसके वकील सलमान खुर्शीद है, हाँ या ना? और दूसरा, क्या कांग्रेस पार्टी के ही शीर्ष नेता सचिन पायलट जैसे नेताओं ने नहीं कहा कि इसमें बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है? उन्हीं के विधायक जो है गुजर साहब कहते हैं कि बड़े लोगों को पकड़ा नहीं गया है। क्या ये झूठे? अगर झूठे तो कांग्रेस से निकाल दो। अच्छा शहजाद, हमारे साथ वाजपेयी जी भी मौजूद हैं और वाजपेयी जी वकील भी हैं, तो सबसे पहले जरा वकील हैं तो उनसे पूछ लेते हैं। सबसे पहले तो इसी चीज को बताइएगा वाजपेयी जी कि वकील के तौर पर आप जो केस लेते हैं, क्या सलमान खुर्शीद का ये केस लेना सही है, गलत है, राजनीतिक रूप से गलत है या कानूनी रूप से गलत है? ना राजनीतिक रूप से गलत है ना कानूनी रूप से गलत है। देखो हम प्रोफेशनल्स होते हैं, वो मर्डर का केस भी लेते हैं, रेप का केस भी लेते हैं, इनोसेंट आदमी का भी केस लेते हैं, और हमारे लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, ये हमारी अपनी लिमिटेशंस है। दूसरा, ये ईडी और इसके मिसयूज पे बात चल रही है और टाइमिंग्स पे बात चल रही है। सवाल ये है कि अगर आप पाक साफ हैं, ये बैठे हुए पाटिल साहब, आपके यहाँ तो ईडी कभी नहीं गई होगी मेरे ख्याल से, बिकॉज आप पाक साफ हैं, और हमारे साथी बैठे हुए हैं, किसी के नहीं जाते। ईडी जब जाएगी जब कहीं ना कहीं कोई ना कोई तिनका भर भी लिंक क्राइम से मिलेगा, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए ईडी रेड डालती है, और वो रेड डालती है, घर में से सामान देखेगी, कुछ लिंक मिल जाए, कुछ लिंक मिल जाए, यही इन्वेस्टिगेशन होता है। और ये गए थे पूरे डाटा के साथ, पूरे स्टैटिक्स के साथ सुप्रीम कोर्ट, जैसा आपने बताया 14 पार्टियां, क्या असर हुआ? उसमें इनकी प्रेयर थी कि हमको इम्यूनिटी दो पॉलिटिशियंस को और विपक्ष के लीडर को, और हमारी इन्वेस्टिगेशन हमारे घर में सोफे पे बैठ के चाय पीने के साथ की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये पॉसिबल ही नहीं है। तो अतुल जी, संविधान की और कानून बिल्कुल देखिए अतुल जी, वाजपेयी जी और शहजाद पूनावाला दोनों ही ये कह रहे हैं कि भाई धुआं वहीं उठता है जहां आग होती है, तो जरूर कोई ना कोई मामला है, और अगर वाकई में सब लोग पाक साफ हैं तो ये जांच के अंदर साफ हो जाएगा, फिर इसमें राजनीति का सवाल और बवाल क्यों? ऐसा है प्रणय जी, इतनी आग लगाई आपने, इतना धुआं उठाया, वही आग आपके घर में आके कैसे शांत हो जाती है? क्या हुआ? हेमंत बिसाऊ को आपने उसके ऊपर आरोप किया था, 14 रेड हुई थी, उसको सीएम बनाया। 27 जुलाई को अजीत पवार के बारे में क्या कहा था? भ्रष्ट है, नेशनलिस्ट करप्ट पार्टी, उनको 2 अगस्त को जो है शपथ दिलाकर उप मुख्यमंत्री बना दिया।
और उनके पास वित्त मंत्रालय दे दिया। अब इन्होंने कहा सुनी और छिटाकशी के काफी इन्होंने उदाहरण बताए। मैं इनका उदाहरण बताता हूँ। ये तब हमारे पार्टी में हुआ करते थे, कहते मैं बहुत छोटा था वगैरह वगैरह, 23 साल के थे ये, और कलमाड़ी जी के साथ थे। तो इन्होंने एक पार्टी अरेंज की थी, पेपर में आया था सब लिख के। तो ये कहा सुनी पे अगर ये बात करेंगे तो कहा सुनी पे फिर सचिन पायलट ने वसुंधरा जी पे आरोप लगाए थे। कहा सुनी के मैं बहुत सारी बातें बता सकता हूँ। और जहां तक वकालत की बात है, प्रोफेशनल एथिक्स होता है एक सब्जेक्ट वकालत में, वो वाजपेयी जी ने बता दिया। हर्षद मेहता का केस किसने लिया था? किसने लिया था हर्षद मेहता का केस? अरुण जेटली ने। शहजाद जी कुछ कहना चाहते हैं आपकी बात पे? एक मिनट, नहीं मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। एक सेकंड, पहले तो मैं आपको बता दूं, समय की थोड़ी सी कमी है तो मैं चाहता हूं कि आपकी सारी बातें आ जाएं, एक सेकंड, दोनों की बात आ जाए। प्रणय जी एक सेकंड, क्योंकि आपने प्रणय जी मेरा नाम लिया गया, प्रणय जी मेरा नाम लिया गया, प्रणय जी मेरा नाम लिया गया, क्योंकि प्रणय जी मेरा नाम लिया गया। एक सेकंड प्रणय जी, एक सेकंड प्रणय जी, तो मैं आपको बता दूं, आपने उन पे व्यक्तिगत रूप से कहा, प्रणय जी मेरी बात सुन मौका दे रहा हूं, जल्दी से दोनों बात कंप्लीट करें। आपने मेरे ऊपर व्यक्तिगत एक लालछन लगाई है, तो अभी जवाब भी सुन लीजिए। एक सेकंड प्रणय जी, एक सेकंड प्रणय जी, मुझ पर व्यक्तिगत लालछन लगाई गई है, इसलिए आप जवाब ले लीजिए। पहले तो मैं आपको आपके सिटिंग विधायकों के, प्रणय जी बीच में डिस्टर्बेंस ना हो, मेरी बातों को डिस्टर्ब किया जा रहा है ताकि जनता तक ना पहुंचे। प्रणय जी, इनके सिटिंग विधायकों ने इनके नेताओं पर न केवल आरोप लगाए हैं बल्कि सबूत देकर, जैसे भरत सिंह ने प्रमोद जैन भाया के खिलाफ पत्र लिखकर उन्होंने अपना सिर मुंडवा दिया है कि ये सबसे बड़े भ्रष्टाचारी है। दूसरी बात, जहां तक सलमान खुर्शीद की बात है, किसी का वकील बनना एक बात है, वो अरविंद जी का एक व्यू हो सकता है, पर सलमान खुर्शीद एक भगौड़े के वकील है। और मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अशोक गहलोत की पुलिस उस भगौड़े को ढूंढ रही है और सलमान खुर्शीद उसकी पैरवी कर रहे हैं, तो अशोक गहलोत को बताते क्यों नहीं कहाँ है भगौड़ा, उनको क्यों सबमिट नहीं करते लॉ में? इन्होंने 70 लाख लोगों का भविष्य उजाड़ा है। तीसरी बात, जो आरपीएससी का सदस्य है बाबूलाल कटारा, उसने कहा है कि मैंने किसी को 2 करोड़ रुपए दिए तब जाकर मैं बना मेंबर। तो वो कौन है जिसने 2 करोड़ रुपए? और एक आखिरी बात प्लीज प्रणय जी, मैं स्पेसिफिक्स पर हूं। गोविंद डोटासरा खुद, उनके परिवार के 3 सदस्य आरएएस बने, जिसमें कि इंटरव्यू में उनको 80 अंक मिले, जो कि रिटन एग्जाम में जिन्होंने 100 अंक पाए थे उनसे ज्यादा अंक मिले उनको, और इस तरीके से वो आरएस बने। देखिए इसका स्पेसिफिक जवाब दीजिए। मैं एक छोटी सी टिप्पणी प्रदीप भाटी जी की भी चाहूंगा इस पूरे मामले के ऊपर। देखिए प्रदीप जी, चाहे प्रणय जी उन्होंने कह दिया, आपने उनको दे दिया, वॉकआउट दे दिया उनको। नहीं वॉकआउट नहीं दे रहा, मैं कहां 15 सेकंड दीजिए। ठीक है, आप भाई मैं भावना गवली जी के ऊपर जवाब दिया उन्होंने। भावना गवली एक्सपोर्टिंग थी, इन्होंने आरोप किए थे, इन्होंने रेड करवाए थे प्रधानमंत्री के घर में। दूसरा उस पे जवाब समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस का थोड़ा सा मसला भी चल रहा है, शेयरिंग को लेकर, स्पेस शेयरिंग का मामला है, थोड़ी जगह प्रदीप जी के लिए भी दे दीजिए। ऐसा नहीं है प्रणय जी, आप मुझे बात नहीं करने दे रहे। नहीं, मैं बिल्कुल आपको दे रहा हूं मौका, पूरा मौका दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आप स्पष्ट कीजिए। मेरी बात हो जाएगी फिर जवाब दीजिए। तो छोटे से प्रदीप जी से टिप्पणी ले लीजिए, समाजवादी पार्टी का भी एक मुद्दा है, मैं उनमें उनको भी जगह देना पड़ेगी ना मुझे, इतना सब तो दे दीजिए। 2 लोग होते तो मैं आप दोनों की चर्चा करवा देता। वाले को ज्यादा जगह मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तो नहीं, आप अगर वो टाइमिंग का पूरा स्केल निकालेंगे ना तो ऐसा नहीं लगेगा आपको, और मेरा ऐसा कोई इंटेंशन भी नहीं। जी प्रदीप जी, जरा जल्दी से मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए कि मुलायम सिंह यादव के खिलाफ जो डिस्प्रोपोर्शनेट असेट के केस थे, उस समय समाजवादी पार्टी ने कहा, उस समय केंद्र में सरकार जो है वो कांग्रेस की भी सरकार रही, उसने भी परस्यू किया इस मामले के अंदर। जो भ्रष्टाचार के मामले हैं वो सही हो गलत हो ये अदालत के अंदर प्रूव होता है, लेकिन इसके अंदर राजनीति के आरोप लगाने से वो मामला धुंधला होता है। जनता की नजर के अंदर ऐसा लगता है कि राजनीति की कार्रवाई, जबकि भ्रष्टाचार पे एजेंसियां जो कार्रवाई कर रही हैं किसी न किसी जांच और तथ्य से करेंगी। देखिए प्रणय भाई, शहजाद जी जो बढ़ती घोटाला की बात कर रहे हैं, तो क्या वो राजस्थान से हटके जब वो यूपी में आता है तो वो घोटाला नहीं रहता है? जब वो हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होता है? आप देखिए बड़ा ही अजीब और अलग तरह का मॉडल बीजेपी ने दिया है सचिवालय घोटाले में उत्तर प्रदेश के अंदर। आप ये जान के हैरान होंगे, और आप तो सारी जानकारी रखते भी हैं, कि उसके अंदर एजेंसीज भी जो आपका रिक्रूटमेंट करेंगी, वो एजेंसी भी अपनी मर्जी से रिक्रूट कर ली जाती हैं। सारे मंत्री संतरियों के बेटों को और उनके रिश्तेदारों को उसमें भर्ती कर दिया जाता है। स्वायत्ता संज्ञान हाईकोर्ट लेता है और हाईकोर्ट ने भी ये पाया कि इतना बड़ा घोटाला जिसकी बाद में सीबीआई जांच हाईकोर्ट रिकमेंड करता है और सीबीआई जांच होती है, तो क्या वो भर्ती, क्या वो युवाओं के साथ वो यही सारे सवाल
है प्रदीप भाटी जी। अतुल जी, मैं माफी चाहूंगा, मेरे पास वक्त की थोड़ी सी कमी है इस मामले के ऊपर, लेकिन जो मामला अदालत तक में जाके, सुप्रीम कोर्ट तक जाके फिलहाल नहीं सुलझाए, जाहिर तौर पर हर पार्टी के अपने अपने दावे, अपनी अपनी दलीलें हैं।